सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नीट 2023। ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करोगे मेरे और आंसर दोगे, ट्राई करोगे 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, टॉपिक क्या क्या रहेंगे हमारे? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है आपने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कर रखा है, रिडॉक्स हमेशा ही हर चैप्टर में कनेक्टेड रहेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें फॉर्मूला नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी तुम्हें, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC, आइसोमेरिज्म, तुम लोगों ने तो सारा पढ़ रखा है। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड 18 ग्रुप है। सही है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स तो 7 है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल कॉलम 18। तो पहला तो सही है, ध्यान रखना, तुम्हें गलत निकालना है। सेकेंड, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड आर सेम। एक पीरियड मान लो कि मैंने ले लिया, सेकेंड पीरियड ले लिया, तो सेकेंड पीरियड कहाँ से शुरू हुआ? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिथियम ग्रुप 1 का है, वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ोगे तो वैलेंशियल में 2, फिर 3, 4, 5, तभी तो लास्ट जाओगे तो ऑक्टेट पूरा होगा। तो वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन सेम कहाँ रहते हैं? डिफरेंट। तो ये तो गलत लग रहा है। फिर नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन अ पीरियड आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड बी ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट। थर्ड अगर आप मेंडलीव का सोचो तो थर्ड ए में ही तो थर्ड बी मिक्स था। ठीक है, थर्ड बी में कौन होता है? तो देखो, थर्ड बी में तुम्हारे पास स्कैंडियम वाली फैमिली हो गई, SCT। नीचे उतरोगे क्या होता है? याजीर, नवाब मोहम्मद। फिर क्या होता है? ला हफ्ता। और फिर लैंथेनम के नीचे क्या होता है? एक्टिनियम। तो यहाँ तुम्हें नहीं मिलेंगे 32 एलिमेंट, लेकिन लैंथेनोइड और एक्टिनोइड में तो मिलेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ थर्ड बी में तो 32 एलिमेंट हो सकते हैं। फिर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो ग्रुप तो एक ही है ना दोनों का, और ग्रुप नंबर क्या है? थर्ड बी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा और अलग क्वेश्चन भी बने तो इसको मेंडलीव क्लासिफिकेशन के हिसाब से थर्ड बी, और ओरिजिनल में क्या है? ग्रुप 3, क्योंकि एस ब्लॉक के 2 ग्रुप और तीसरा ग्रुप आते ही क्या हो जाता है? डी ब्लॉक। तो हम कहेंगे ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका रॉन्ग है। एक ही पीरियड में वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते। करेक्ट है सबका? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल एमिट फोटोन्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन एटम। अब आपको बताना है कि जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आता है? लोअर एनर्जी लेवल। तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब पहला ऑप्शन है भाई 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है और 6 से 4 में आ रहा है। तुम्हें मैक्सिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी? तो तुम्हें बताना है कि एनर्जी का डिफरेंस इक्वल्स टू किसके बराबर है? H। E बराबर H न्यू होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जंप करा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इक्वल टू H न्यू। न्यू आपका फ्रीक्वेंसी, H प्लैंक कांस्टेंट, और E क्या है? एनर्जी का डिफरेंस। तो मैं कह दूंगी अगर न्यू बढ़ेगा, है ना, मतलब अगर डेल्टा E बढ़ेगा तो न्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है? कुल मिला के डेल्टा E निकालना। अब डेल्टा E मतलब समझे, n बराबर 2 से 1, यानी पहले तुम्हें फाइंड करना है E2 माइनस E1, फिर E3 माइनस E2, फिर E4 माइनस E3 और E6 माइनस E4। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अब एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ देखे तुम्हें, -13.6 इंटू Z²/n²। अब अगर आप हाइड्रोजन की बात करो तो Z तो वैसे ही गया, यानी जैसे जैसे n बढ़ेगा की वैल्यू बढ़ाऊंगी तो आंसर क्या होगा? कम। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हो एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, माइनस में कम हो रही है, ध्यान रखना। तो मैंने सारी एनर्जी निकाल दी। देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए E1 निकाल दिया, ये E2 निकाल दिया, ये E3 ये, E4 ये, E5 ये, है ना। जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एनर्जी कम हो रही है पर माइनस में कम हो रही है, एक्चुअल में तो बढ़ रही। ठीक है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा क्या? E2 माइनस E1, फिर तो कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो तुम बताओगे जैसे जैसे n बढ़ता है, शॉर्टकट तरीका जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, n बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, लेकिन किस में घटेगी? माइनस में घटेगी। तो एक्चुअली एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, लेकिन डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होता जाएगा? कम। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन दूर के होंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होगा। इसने तो मुझसे मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ मिलेगा? 2 to 1। देखो E2 माइनस E1 की वैल्यू मैक्सिमम थी ना, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ था? E2 माइनस E1। E2 कितना है? माइनस का 3.4 माइनस
E1 कितना है 13.6, तो डिफरेंस कितना है 10 पॉइंट। इतना बड़ा डिफरेंस तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, चेक करो इन दोनों में निकलोगे 10 का डिफरेंस दिखेगा क्या यहाँ? तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा, कम। तो हाईएस्ट पूछे तो सबसे नज़दीकी ट्रांजिशन, तो नज़दीकी ट्रांजिशन क्या हुआ 2 to 1, ये ध्यान रखना, सिंपल है, ठीक है। तो ये था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस कंपाउंड का IUPAC नाम देना है। देखो एक तो लिखा है, देखो ये CN मतलब साइनाइड है, ठीक है, इसको नीचे लिख देते, नहीं तो फिर तुम इसको NC नहीं पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका साइनाइड हो गया CH2, आगे क्या है CH2, ठीक है, और फिर क्या है OH। अब तुम लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है 3 कार्बन, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो गई 3, साइनाइड तो चेन में आ गई है ना। अब ये हो गया 1 2 3। अब इतना पता है तुम्हें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सफिक्स और जो कम इंपॉर्टेंट है उसका प्रीफिक्स। तो आप कह रहे हो सेकेंड ऑप्शन, तो देखो 3 पे क्या है हाइड्रोक्सी, ठीक है भाई 3 पे हाइड्रोक्सी नजर आ रहा है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और साइनाइड का सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज बताना है आपको, देखो क्या होगा। ब्रोमाइड है, नाइट्राइड है, सल्फाइड है और क्लोराइड है, ठीक है। बोलो थर्ड है, चेक करते हैं, रुको। देखो नाइट्रोजन -3, ठीक है, पीरियड नेक्स्ट है। मैं नाइट्रोजन के बाद तो क्या आता है ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना। फिर मैं देखूँ तो सल्फर, और सल्फर के आगे क्या आता है क्लोरीन, फिर क्लोरीन के नीचे क्या आता है ब्रोमीन। तो वैसे ही चेक कर लो, अप टू डाउन तो एटॉमिक साइज बढ़ता है ना भाई। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, और ऑक्सीजन के नीचे क्या सल्फर। तो सबसे छोटा तो है ना नाइट्रोजन -3 है, स्मॉलेस्ट साइज पूछा है ना, तो सबसे छोटा नाइट्रोजन -3, और सबसे बड़ा क्या है Br-। तो ऐसा ऑप्शन कि नाइट्रोजन लास्ट में हो और ब्रोमीन आगे हो, तो तुम्हारे को भी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं A और C। तो चलो 50% तो गया, B D तो गया। अब सल्फर और क्लोरीन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज, ठीक है। अब भूल जाओ तो देखो मुझे एक चीज बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 18, और क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 17, और वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 18, माइनस है ना। तो अब तुम सोचो 16 जने 18 को खींच रहे हैं, 17 जने 18 को खींच रहे हैं, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा का है 17 18 को खींचे, 17 जने मिलके 18 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 16 मिलके 18 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो खींचाव ज़्यादा का है 17 18 को खींच रहे हैं ना। आप इधर हो, आप 17 जने हो, आप 18 को खींच रहे हो, इधर वाली टीम में 16 जने वो 18 को खींच रहे हैं, तो मजबूत टीम कौन सी 17, कंपेयर करना है। तो होंगे ना 17 जने 18 को खींच रहे तो अंदर ही खींचेगा ना, तो ज़्यादा। तो क्लोराइड छोटा है और सल्फर माइनस क्या है बड़ा है, तो आपको बताना है ब्रोमाइड से बड़ा सल्फर, और क्लोराइड तो कंपैरेटिवली क्या होगा स्मॉल। बाकी तो आपको आगे और पीछे वाला तो पता ही था। अब तुम चेक कर लो क्या लिखूं, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ब्रोमाइड, देन सल्फाइड, क्लोराइड और नाइट्राइड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो पढ़ो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द एटम कोरिस्पॉन्डिंग टू n = 2। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाना है इन्फिनिटी। भाई आयोनाइजेशन मतलब आयन बना दो, तो आयन बना दो मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो बाहर मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या इन्फिनिटी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक लाना है, लेकिन लाना कहाँ से है ग्राउंड स्टेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तुमने कहा ना अंदर तो एनर्जी नेगेटिव होती है, फिर नेगेटिव में घटती तो ई इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी कितनी हो जाती है 0। इतना भी क्लियर। तो अगर कोई कहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो साइन कर दो E1 आ जाएगा,
फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। और अगर वो कहे कि नहीं इवन, तो साइन बदल दो, क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब तुम्हारे पास क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब इवन है, और इसने पूछा क्या है, E2। एटम तो सेम ही मांग रहा है, हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है ना। तो अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, -13.6 इंटू n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो Z तो 1 ही हो गया ना, तो एनर्जी और n² क्या हो गए, इन्वर्स हो गए। एनर्जी और n² क्या है, इन्वर्स है। तो बात तो 1 और 2 की है ना। तुम्हारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, साइन बदल दो तो इवन आ जाएगा। E2 तुमसे पूछा है, N1 की वैल्यू 1 रखो और N2 की वैल्यू 2 रख दो, तो इसको फाइंड करो। सही है। तो देखो आयोनाइजेशन माइनस E1 हो गया, तो E1 आ गया -13.6, फॉर्मूला आपका ये लग गया। E1 माइनस का 13.6, E2 तुम्हें फाइंड करना था, N2 की वैल्यू 2 है ना, और N1 1। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में प्लस का होगा, है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, माइनस रखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ये प्लस मानो, ठीक है। इसको 13.6 ही है ना, आयन विभव दिया है, ये साइन नहीं है नेगेटिव, ठीक है। तो ये 13.6 प्लस का ले लो और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या है आंसर, फर्स्ट आंसर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला आता है तो बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये कंपाउंड है और आपको इसका यूपीएससी नाम देना है। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बेंजीन तो दिख रहा है सबको, ठीक है भाई, बेंजीन दिख रहा है। ऊपर आपके पास है क्लोरीन, इधर है NO2 और यहाँ है मिथाइल। अब तो पहले तो बोलो नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबर 1 किसको देना है, क्लोरीन, तो 1, ठीक है। फिर 2 पे नाइट्रो, 3 और 4 है ना, भाई इसको 1 देना है, C आएगा ना, क्लोरो नाइट्रो मिथाइल, ठीक है। अब आंसर ढूंढो, फर्स्ट आंसर है 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 4 मिथाइल, और अच्छे से ढूंढ लो आंसर, सेकंड है, क्यों, हाँ वेरी गुड, पढ़ना होशियार हो गया केशव तो है। 1 क्लोरो, ठीक है, नाइट्रो N से शुरू होता है और मिथाइल M से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे ना, क्योंकि वो पहला ही आंसर आपका मनपसंद देगा, वो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, गलत हो गया, लिखते टाइम में तो अल्फाबेटिकल लिखना है। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड। चलो नेक्स्ट भी कौन सा यूपीएससी गलत है, स्ट्रक्चर में बना देती हूँ। देखो पहला है तुम्हारे पास CH3 CH2 CH2 COO COO CH2 CH3, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो, एस्टर है, हाँ एस्टर है ना भाई। COO अगर H होता तो एसिड और COR क्या होता है, एस्टर, तो ये एस्टर है। तो एस्टर में ये वाली चीज़ को तो एल्काइल बोलते हैं, और ये एल्केनॉइड, तो 1 2 3 4, तो एल्केनॉइड में तो मुझे ब्यूटेनॉइड पढ़ने में आ रहा है, और एल्काइल में क्या आ रहा है, इथाइल, तो इथाइल ब्यूटेनॉइड तो उसने दिया है, क्या पूछा है, अच्छा गलत पूछा है, तो पहला तो सही, सेकंड चेक करो एक बार, देखो यहाँ लॉन्ग चेन यही है ना, सेकंड में देखो नंबर 1 इसको दे दूँ, 1 2 3 4, अब बोलो 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल, ओके, और ब्यूटेनॉल, तो सॉरी ब्यूटेनल, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, तो ये तो ठीक है ना, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन गलत है और तीसरा सही है, मतलब यूं, थर्ड गलत है, चेक करें। प्रिंट नहीं हुआ था इसलिए मैंने हाथ से लिख लिया ना, ऐसा मत सोचना कि मैडम ने ऐसे लिखा है ये थोड़ा चलेगा एग्जाम में। चलो तो यहाँ लॉन्ग चेन कितने की है, लॉन्ग चेन 4 की है, ठीक है। अब बोलो नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से, फंक्शनल ग्रुप क्या, अल्कोहल, तो मिथाइल से तो अल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे कनेक्टेड कार्बन को कम नंबर आना चाहिए। तो अब बोलो मिथाइल कितने पे, 3 पे, 3 पे मिथाइल, और ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, ऑल 2 पे ना, तो तुम्हारे पास है क्या,
उल्टा है, 2 मिथाइल, मुझे क्या चाहिए 3 मिथाइल, तो गलत है, वो गलत ही तो पूछ रहा है। और ये कीटोन है ना, देखो 1 2 3 4 5 कीटोन है, पेंटेनॉन, नंबरिंग कहीं से ही करो, 3 पेंटेनॉन, और यहाँ से चलोगे तो 2 मिथाइल, तो कीटोन तो 3 पे है लेकिन मिथाइल 2 पे है ना, तो 2 मिथाइल पेंटेनॉन। तो यहाँ सही उत्तर मतलब गलत IUPAC कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ये तो। चलो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट गलत है ना, नॉट करेक्ट का मतलब कोई 3 सही है, पहले तो ये ध्यान रखो, कोई एक गलत निकालना है मतलब 3 बातें सही है। तो पहला n+1, देखो ट्रांजिशन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d 1 to 10, और ns जनरली होता है 1 या 2, कभी कभी 0 भी होता है, बट चलो 1 2 जनरल है। तो अब मुझे बताओ कि भाई ये तो मुझे मानना है ऐसा है। अब पहले ऑप्शन में इसने क्या किया कि यहाँ एक ऐड कर दिया है ना, और यहाँ पे भी एक ऐड कर दिया, तो चल जाएगा ना कि नहीं चलेगा। देखो भाई मान लो 3D है, तो ये क्या होता 3D 1 to 10, और ये क्या होता 4s 1 to 2, ठीक है। तो अगर मैं इसके n की वैल्यू 3 रख दूं, तो देखो ये 3D 1 to 10 आ रहा है, और 4s ही 3 + 1 कितना हो गया 4s 1 to 2, तो सही है ना। पहला तो भाई s हमेशा एक ज़्यादा होना चाहिए, d हमेशा एक क्या होना चाहिए कम, तो मैं लिखती हूँ बाहर वाला n और अंदर वाला n-1। अब ये कह रहा है कि नहीं बाहर वाला n+1, तो अंदर वाला क्या हुआ n, तो बात तो सही है ना, गलत का है ना। तो पहला तो मुझे सही लग रहा है, सेकंड सही है क्या, देखो सेकंड गलत है। देखो n is 1 to 2 तो ठीक है, n-1 d 1 to 10 भी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है n की वैल्यू 2, तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगी तो 2 - 1 यानी कि 1d। 1d कहाँ होता है, 1d तो होता ही नहीं है, तो 1d 2d तो होता ही नहीं, कम से कम 3d होना चाहिए। तो n की इस फॉर्मूले में कम से कम वैल्यू होनी चाहिए 4, तो मान लेते ये सही होता। तो ये चला के कह रहा है तो गलत हो गया ना, और ये तो ठीक है ना। बाकी में तो ये तो आपका वही ऑप्शन है। 0 to 2 में भी देखो कई बार हो जाता है 0 प्लैटिनम वाले में, है ना। तो इस बार इसने पूछा है गलत, नॉट करेक्ट यानी कि रॉन्ग ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़े। एसर्शन और रीजन मतलब तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट है ना। पहला देखो, स्पेक्ट्रल लाइन विल बी सीन फॉर अ 2px 2py। देखो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं क्या, है ना। p में एक तो होता है px py और pz। तो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो आपको स्पेक्ट्रम में एक लाइन दिखेगी। इसका मतलब ये है, सोचना है तुम्हें सही कह रहा है कि गलत। नेक्स्ट ये कह रहा है एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ लाइट व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम px to py। मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गिरता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में होती है। तो क्या ये बात सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपके पास? हिंदी में बताती हूँ। देखो आपके पास px से py में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, स्पेक्ट्रम में लाइन दिखेगी क्या? और नेक्स्ट कि अगर ऐसा कुछ है तो एनर्जी लाइट वेव के फॉर्म में रिलीज। तो मुझे एक चीज़ बताओ, कहाँ से आया ये स्टेटमेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? भाई लाइनें कब दिखती है, लाइमन बामर पैशन यही है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला याद है, न्यू बार 1/λ = r/z², 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ें तो इसने n1 और n2 अलग लिया है कि नहीं लिया है ना। n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल और n1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल। तो आप तो p का p में जम करा रहे हो, तब कहेगी लाइन आएगी, है ना। कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्योंकि p से p में जो आपने देखा ना, ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब समान ऊर्जा के कक्षक, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो जब इनकी एनर्जी सेम है तो फिर काय का जंप होगा, मतलब जंप तो हो सकता है लेकिन स्पेक्ट्रल लाइन नहीं दिखेगी क्योंकि कोई भी एनर्जी ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है। अब अगर ये 2s से 2p करता ना तब भी नहीं, क्योंकि n ही बदलना चाहिए। n मतलब समझे, 3 से 2, 2 से 1, 2 से 2 में आया तो s से p में आया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्लियर? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा, पहली बात तो गलत है,
और दूसरी भी गलत है, भाई स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगी ही नहीं और कोई एनर्जी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो जब दोनों बातें गलत हैं तो हम क्या कहेंगे, असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन। देखो अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी -E1 और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 13.6 इंटू Z²/n²। ठीक है, अब n तो सबका 1 ही रखना है भाई, n तो सबका सेम रखना है। अब तुम देखो Z जिसका ज़्यादा होगा, E1 नेगेटिव में ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, देखो हाइड्रोजन का E1 कितना आएगा, -13.6 है ना। फिर हीलियम का कितना आएगा, -13.6 इंटू 2²। फिर लिथियम का कितना आएगा, -13.6 इंटू 3²। और साइन तो मुझे सबके ही बदलने हैं ना। और बेरिलियम का कितना आएगा, -13.6 इंटू 4²। ठीक है, तो हाईएस्ट पूछा है लोवेस्ट पूछा है, अच्छा लीस्ट पूछा है, सॉरी। तो हाईएस्ट तो इसका हो गया और लोवेस्ट इसका हो गया, है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी एटम का क्या दिया है, एटॉमिक नंबर 17 है। अब ऐसे ऑर्बिटल्स बताने हैं जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ऑर्बिटल्स बताने हैं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 मतलब क्लोरीन। मान लो तुम्हें याद है तो ठीक, नहीं तो तुम X लिख दो। अब 17 में देखो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p5, 3p6 तो 18 हो जाएगा ना, मुझे 17 बनाना है। तो देखो 3s वैलेंस शेल क्या है, 3s और 3p। वैलेंस मतलब बाहर वाला, तो बाह्यतम कोश वैलेंस शेल है 3s और 3p। अब देखो 3s2, 3s में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आपको ऐसे वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स बताने हैं जिनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो तुम्हें पेयर कहाँ का नजर आ रहा है, 3 जगह नजर आ रहा है। देखो यहाँ एक पेयर है, यहाँ पे भी एक पेयर है, यहाँ पे भी एक पेयर है। ऑर्बिटल मतलब ये पूरा घर, समझे, ऑर्बिटल मतलब पूरा घर। तो 3 घर ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, एक एक पेयर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 3 ऑर्बिटल। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज हैज इनकरेक्ट, गलत फॉर्मूला बताना है। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n -2। तो एल्काइन का तो सही लग रहा है। अल्कोहल का क्या होता है, एल्केन में एक ऑक्सीजन है ना। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है एल्केन में ऑक्सीजन, तो एल्केन क्या था, CnH2n +2O। तो ये सही है, ये फॉर्मूला अल्कोहल का भी है और ये फॉर्मूला ईथर का भी। और अगर तुम उलझ जाओगे नहीं मेरे को तो नहीं याद है, तो एक अल्कोहल लिख के देख लो भाई, अल्कोहल क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो n की वैल्यू 1 रख लो, तो n की वैल्यू 1 रखी तो कितना आया, CH4O। तो आ रहा है ना CH4, तो सही है ना। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। एल्केनल मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है, CnH2nO। ठीक है, और तुम्हें लगे तो इसमें तो मैंने मान लो एक एल्डिहाइड मैंने रख दिया CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। तो चेक कर लो C2H4O, तो C2H5 थोड़ा ना है, H4 होना चाहिए था। तो ये तो वैसे ही गलत है, तो इसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, और 4 सही है ना। यहाँ O2 कर दूंगी तो एसिड और एस्टर हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है एल्केनल, है ना। मतलब करेक्ट इन द सेंस फॉर्मूला गलत है, आपके लिए उत्तर सही है। नेक्स्ट, एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। सोचो, एकल धनावेशित स्पीशीज है, इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, क्या होगा, पढ़ते ही बता दो फटाफट, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइप ही देखो, अगर तुम्हारे पास एक गैसियस एटम है, गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल, गैसीय विलगित उदासीन, इसमें से अगर तुम चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकालूं
तब तो होता है IP1। अब वो यूनी पॉजिटिव बना है ना। अब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, IP2। समझे, IP1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई एनर्जी, IP2 मतलब दूसरा। तो वो कह रहा है, आपने इस लाइन को नोटिस नहीं किया, यूनी पॉजिटिव, एक बार तो पहले इलेक्ट्रॉन बेचारा दे चुका है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड IP। तो कौन सा, हाँ ये दो ऑप्शन से सेम कर दिया ना, पहला चौथा, फिर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड IP। ठीक है चलो नेक्स्ट, P यहाँ कैपिटल है, ठीक है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस एटम में ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो का एक मानना है जिसके लिए L इक्वल्स टू 1 और M का मान 0। अब देखो ये चीज़ तो आपको याद होगी, SPDF L के मान कितने होते हैं, 0 1 2 3। तो मुझे L इक्वल्स टू 1 मतलब P ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है, और M इक्वल्स टू 0 तो वो भी बताती हूँ, है ना। तो देखो फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं ना, तो फॉस्फोरस ले लेते पहले 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 और 15। फॉस्फोरस क्या होता है, 15 होता है ना, तो फिर ये 10 हो गया, 12 और 3p3, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब मुझे चाहिए L इक्वल्स टू 1, तो L1 यहाँ इसके लिए तो नहीं है, इसके लिए नहीं है, एक तो इसके लिए है और इसके लिए भी है, सही है। अब अगर मैं 2p बना दूँ, ठीक है, तो देखो 2 4 6, तो अगर ये px है, ये py है, ये pz है ना। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू माइनस से प्लस तक सारी होगी, -1 0 और +1। तो अगर ये -1 है तो ये +1 है, उल्टा भी हो सकता था, लेकिन ये 0, तो एक तो ये हो गया, है ना। अब 3p3, तो इसमें तो मुझे कोई पेयर नज़र आया ही नहीं। आप तो 3p3 कह रहे हो ना, मुझे तो पेयर आया ही नहीं नज़र, और ये तो पहले ही कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। कितने पेयर है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने पेयर ऐसे हैं जिनके लिए L1 होना चाहिए M0, तो L1 तो p ऑर्बिटल के लिए होता है और M0 pz के लिए होता है, तो pz ढूंढ लो, और पेयर भी होना चाहिए, फंसाया बहुत है इसने, तो pz ढूंढ लिया, लेकिन पेयर ढूंढना है, वो तो अनपेयर्ड है, तो ऐसा क्या लिखूँ, एक ही पेयर है, तो यहाँ आंसर 1। आगे बात समझ में कोई तकलीफ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको IUPAC ढूंढना है, थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इधर और ये इधर, है ना, ये कंपाउंड है, ढूंढो, लोकेंट रूल भी लगा, नंबरिंग करो पहले अपने हिसाब से, है ना। एक ही बार नंबरिंग, एक बार भी तुम्हारा आंसर आ जाए तो उसको फिर 2 बार सोचोगे, जो तुमने किया उसको उल्टा भी करके देखो क्या पॉसिबिलिटी है, दिमाग लगाओ, सिंपल है वैसे तो। फर्स्ट आ रहा है, चेक करते हैं, रुको देखो मान लो 2 चॉइस है, क्या किया तुमने, डबल बॉन्ड को नंबर 1 किसको दिया, इसको नंबर 1 दिया, तो ये 1, तो यहाँ जाना पड़ेगा 2, तो 2 3 4 5 6, एक तो ये चॉइस थी, और दूसरी चॉइस मेरे पास क्या होती, तो सेम स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कर लें, तो नंबर 1 तो डबल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा, ये तो फिक्स है, फंक्शनल ग्रुप आपका वही है, तो इस बार मैं ऐसे कर दूँ 1 2 3 4, ऐसे ही होगा, डबल बॉन्ड तो पूरा लेना पड़ेगा, एक और 2 के बीच में भी, एक इसको दोगे तो 2 नीचे हो जाएगा, और एक इसको दोगे तो 2 उधर हो जाएगा। अब लोकेंट रूल लगाओ कि यहाँ पहली डबल बॉन्ड को तो नंबर 1 दिया ही, यहाँ आपका मिथाइल है 1 नंबर पे और इथाइल कितने पे है, 5 पे, तो लोकेंट का सम कितना है, 6। इधर देखो 1 2 3 4, हाँ बोलो, मिथाइल कितने पे है, 2 पे और 4 पे, तो लोकेंट का सम कितना आया, सेम तो नहीं आना चाहिए, वापस देखो कहाँ गलती करिए, कुछ तो मिसिंग है। 1 पे मिथाइल 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ आपने 2 3 4
2 + 4 सेम है, वापस चेक करो। 15 बोलो। तो डबल बॉन्ड तो 1 2 ही है ना, ठीक है, क्यों मुझे तो फिर ठीक है, ऐसे अगर लोकेंट सेम है तो 1 पे ही दो ना, मिथाइल 2 पे देना ही क्यों है ना। तो अब बताओ, नाम लिख दो फिर। अगर सेम ही आ रहा है तो 1 पे ही मिथाइल दे दो और यहाँ से चल लो। तो बोलो 1 पे क्या है, मिथाइल, और 5 पे क्या है, इथाइल, है ना। और तो कुछ है भी नहीं तुम्हारे पास, पिछला वाला 2 और 4 था, तो 2 पे इथाइल छोड़ना था अपने पास तो और तो कोई मैच ही नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो अब बोलो क्या आंसर लिखें, फर्स्ट लिख दूँ तो अल्फ़ाबेटिकल पहले इथाइल आएगा, फिर 1 पे मिथाइल आएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप्स गिव्स सिग्मा बॉन्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर। पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, पाई नहीं बनाना है, ठीक है। तो तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर होने चाहिए कि ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी होती है, ये क्या होती है, पी पाई पी पाई। अगर ऐसे पी ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया तो क्या बनेगी, पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और क्लियर होना चाहिए कि एक तो तुम्हारे पास पी ऑर्बिटल है और दूसरा कौन सा है, डी ऑर्बिटल है, तो ये भी, ये डी पाई पी पाई होती है, ठीक है। इसको टेढ़ा बना देना, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और डी ऑर्बिटल भी आपका ऐसे, है ना। तो ये तो है पी और वो क्या है, डी, तो ये कौन सी है, पी पाई डी पाई, तो यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो दो आंसर तो नहीं है, तुम्हें तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है, कौन सा नहीं है, तीसरा नहीं है और चौथा भी नहीं। अब मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों ऑर्बिटल को क्या करना है, ओवरलैप कराना है मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए। तो अब तुम ढूंढ के बता दो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो पी एक्स ऑर्बिटल लेोगे ना, है ना। तो आप क्या बताओगे, एस पी ओवरलैपिंग और एक सिग्मा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो दो आंसर वैसे ही गलत हो गए, बस अब आपको यही तो बताना था, एक्स एक्सिस के अलोंग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका यूपीएससी, ये एस्प्रिन है आपका, ध्यान से देखो, है ना। तो एस्प्रिन का यूपीएससी तो यूं ही पता होगा तुम्हें, यहाँ COH है और यहाँ आपको दिया है OC डबल बॉन्ड OCH3। तो बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा, नहीं ये आईयूपीएसी नहीं है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, है ना। देखो बेंजोइक एसिड तो है ही, या तो बेंजोइक एसिड कोई ऑप्शन में होता या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो पक्का था। तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है ना, थर्ड में बेंजोइक है, चौथे में तो फिर नहीं है। और बाकी देखो इथेनॉयल ऑक्सी, तो ये एसिटाइल को क्या बोलते हैं, इथेनॉयल ही तो बोलते हैं, है ना। सिंपल था इसका 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, आईयूपीएसी में बेंजोइक एसिड तो यूं ही, एसिटाइल को आईयूपीएसी में बोलेंगे इथेनॉयल ऑक्सी, तो 2 इथेनॉयल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें क्या सोचना है आपको, है ना। चलो जल्दी आगे बढ़ो। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय द इक्वेशन Z इक्वल्स टू PV बाय nRT। देखो तुम्हारी इक्वेशन ये होती है PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT होता है, n 1 मोल कर दो तो PV अपॉन RT, और 1 मोल से ज़्यादा है तो PV अपॉन nRT, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए PV और RT क्या होते हैं, बराबर, यानी वो होना चाहिए 1, है ना। लेकिन हमने इसको मान लिया Z, क्योंकि हर गैस तो आइडियल होती नहीं, तो Z क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड्यता गुणांक बोलते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। अब अगर Z ग्रेटर देन 1 है, ये आता है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, ठीक है। अगर 11th वाला तुम्हें ग्राफ याद हो PV और RT के बीच में, PV अपॉन RT कॉन्स्टेंट होता है, या P ले सकते हैं, तो ये ऐसा आएगा तो Z1, लेकिन ये तो आइडियल के लिए आपने पढ़ा होगा, ये ऊपर से निकलता है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, Z ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। अब ये ईजी टू लिक्विफाई है कि डिफिकल्ट टू लिक्विफाई है,
हाइड्रोजन हीलियम को फटाक से दबा के लिक्विड बना सकते हो कि बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए? हाइड्रोजन हीलियम हल्की है कि भारी है? हल्की है। तो जो गैस हल्की है वो कंप्रेस कैसे होगी? हीलियम तो तुम्हें पता कहाँ रहती, तो ये तो बहुत हल्की गैस है, तो इनको लिक्विड बनाना बहुत ही मुश्किल है, कंप्रेस करना मुश्किल है। तो अब तुम्हें बताना है कि अगर Z ग्रेटर देन 1 है तो उसको डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ठीक है। और Z1 तो वैसे ही नहीं हुआ क्योंकि Z1 मतलब वो तो आइडियल है, तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है ना। Z1 हो गया तो आइडियल हो जाएगी, Z ग्रेटर देन 1 है तो जटिलता से संपीड़ित, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये कंपाउंड है, देखो उसको थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। ये इसको क्या लिखूँ? COH है ना भाई, इस स्ट्रक्चर को क्या लिख दूँ? COOH लिख दूँ, ठीक है। उसके नीचे उतरे तो क्या आ रहा है? कार्बन। इधर क्या आ रहा है? CH3। फिर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, फिर C, फिर Br, फिर C, फिर Cl, H तो है ही, और CH3 ऊपर क्यों लिखूँ? CH3 यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। लो फटाफट बताओ, लॉन्ग चेन कितने की? 5 की। यहाँ से चलें 1 2 3 4 5। फटाफट IUPAC ढूंढ लो इसमें और उसमें मैच करो, जल्दी करो, बोलो। Br कितने पे आ रहा है? 3 पे। Cl कितने पे आ रहा है? 4 पे। क्लोरो, ब्रोमो 3 होना चाहिए, क्लोरो 4 होना चाहिए, और मिथाइल 2। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना चाहिए। लिखते टाइम सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो, तो सेकेंड सही है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 2 इन ऑयल गैस है, पक्का? बी सही है ना? तुम कह रहे हो मैं सही कर रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, सही है, ठीक है। चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ बहुत गड़बड़, देखो N2 और N2 प्लस, देखो एक कंपैरिजन तो करना है N2 और N2 प्लस। अब तुम्हें पता है N2 N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। तो मैं इतनी बात तो तुम्हारी क्लियर कर दूँ, बाकी अपन देखेंगे कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब तुम बताओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, छोटा कौन होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, छोटा कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, C सिंगल बॉन्ड C 154, डबल बॉन्ड 134 और ट्रिपल बॉन्ड 120। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। तो मैं कहूँगी बॉन्ड ऑर्डर और डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बातें अगर क्लियर होंगी तो बन जाएगा, ठीक है। अब N2 में मुझे पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 प्लस मतलब 14 नहीं है, कितने? 13 है, ठीक है। अब देखो वेस्पर थियरी सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ी थी ना, p ऑर्बिटल, 3p और 3p, टोटल कितने हुए? 6, ठीक है। अगर 16 से कम है तो हम ऐसे अरेंज करते हैं 2 1 2 1, 21 21, 2 1 2 और 1, तो हम लेंगे, ठीक है। अब अगर तुम बात करना चाहते थे N2 का, तो मुझे पता ही था बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब N तो 2p3, लेकिन दूसरा वाला N क्या? 2p2। भाई N2 क्या था? 1s2 2s2 2p3, और दूसरा N क्या है? 1s2 2s2 2p3, लेकिन तुम तो N2 प्लस लाए हो, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो इधर 3 और इधर कितने हैं? 2, है ना। तो अब मेरे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो ये वाले तो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना, सिग्मा सिग्मा और पाई, और ये वाले क्या है? एंटी बॉन्डिंग, सॉरी पाई पाई और सिग्मा, है ना, सिग्मा 2px सिग्मा 2py, सॉरी पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz, क्या भाई? तो अब बोलो, ये वाले तो हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वाले क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो हमें दिस माइनस दिस करना है, तो अब मेरे पास तो 5 ही है ना, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 ही, तो ये तो 5 बॉन्डिंग घर में ही रह गए, तो 5 का आधा कितना हो गया? 2.5, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 आएगा, N2 में 3 आएगा। अब कंपेयर करो, पहला ऑप्शन क्या था?
तो पहला तुम्हें कह रहा है N2 की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है N2 प्लस से, सही है क्या? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमें क्या निकालना है? गलत। तो पहला आंसर तो नहीं है। अब O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है O2 प्लस से, तो देखो O2 तो आपका कितना हो गया? 16। O2 तो आपको याद है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, O2 प्लस वापस 15, तो 15 मतलब 2p4 और 2p3। भाई O2 मतलब O और O प्लस, O का एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो 1s2, 2s2, 2p4, मुझे सिर्फ 2p पकड़ना है, तो 2p4 हो गया। लेकिन O प्लस है, एक कम है, तो कितना हुआ? 2p3, तो टोटल मिला के आए 7। अब 7 में 6 तो इधर ही बढ़ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल है, एक हमारा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 2.5 आ गया। तो भाई अब हम कह रहे हैं वापस यहाँ लिखे, तो हम कहेंगे O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आया था और O2 प्लस का 2.5 आया था। अब आप इस ऑप्शन को देखो, ये भी सही है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज़्यादा। तो पहला भी गलत नहीं है, दूसरा भी गलत नहीं। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन N2, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ ऑर्डर ज़्यादा है तो लेंथ कम होगी, और यहाँ ऑर्डर कम है तो लेंथ ज़्यादा होगी, तो N2 प्लस की बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो गलत कह रहा है ना? ये क्या कह रहा है? बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? लेकिन ये तो कह रहा है लेस है, तो गलत है। आपको गलत ही तो ढूंढना है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो हम कहेंगे ये ऑप्शन गलत है। ये तुम करके देख लेना, NO प्लस और NO कैसे करोगे? N और O, N के 5 और O के कितने? 6 वैलेंस शेल के, P के तो गिनने, तो N के 2p3, O के 2p4, तो टोटल गिन के और सेट कर लेना, ठीक है? ये है ना, सॉल्व किया हुआ भी है तुम्हारे पास। अगर NO का कंपैरिजन देखना हो तो NO और NO प्लस, ठीक है, आप बैठा सकते हो इसमें। नेक्स्ट देखो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस विच डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लग ऑफ 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। देखो दो गैस है, डिफ्यूज़ होना मतलब एक छोटे से छेद में से दोनों गैसें जो निकल रही, डिफ्यूज़ होना मतलब हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। तो गैस की रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जो ग्राम्स लॉ है वो है कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो गैस की डेंसिटी के रूट के इन्वर्सली या मोलर मास के रूट के इन्वर्सली होता है। तो गैस कौन सी है वो तो मुझे नहीं पता, R1, दूसरी गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो इक्वल्स टू में क्या लिखूंगी? M हाइड्रोजन अपॉन M1, मास के रूट के मास के रूट के इन्वर्स हुआ। अब गैस का स्पीड, हाइड्रोजन का स्पीड का क्या है? 1/6 है ना, तो R1 की जगह क्या लिखूँ? R हाइड्रोजन बाय 6, यहाँ तो R हाइड्रोजन लिख दो, है ना। R1 की स्पीड जो है वो हाइड्रोजन की स्पीड की कितनी है? 1/6, तो R1 की जगह क्या लिख दिया? R/6। M हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास। अब गैस है, ध्यान रखना H2 लिखना है, H तो होता ही नहीं, गैस तो H2 होती है ना। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2, गैस का मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब बोलो √2/m1 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1/6, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा? 2/m1 इक्वल्स टू 1/36, तो m1 कितना आ गया? 72 है क्या? हाँ, ऑप्शन 2 समझ में आ गया, है ना। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। डेंसिटी होती तो भी चल जाता, ठीक है। नेक्स्ट फिर IUPAC है, सोचो। सी निकाल दिया, चेक करें, रुको। ये तो COH है, तो इसको तो मैं COH ही लिख दूँ डायरेक्ट, और ये डबल बॉन्ड इधर है ना, और इधर क्या है? OCH3, मिथॉक्सी पढ़ लोगे, और इसको क्या पढ़ोगे? Br। अब बोलो नंबरिंग, COH को नंबर 1 देना पड़ेगा, ये भी कंफर्म है, तो नीचे ही आओगे 2,
3 4 5 6, बोलो 4 ब्रोमो, ठीक है। मेथॉक्सी कितने पे? 5 पे। फिर साइक्लोहेक्सीन कितने पे? 2 पे। और COH आउट ऑफ द चेन है तो हम क्या बोलेंगे? कार्बो। COH चेन के अंदर होता है तो ओइक और बाहर होता है तो कार्बोक्सिलिक, तो हम कहेंगे ठीक है। 4 ब्रोमो तीनों में दिख गया, मिथॉक्सी तुम्हें 5 में दिखा, 2 साइक्लोहेक्सीन, हाँ इधर ओइक है इधर कार्बोक्सिलिक है, तो थर्ड आंसर। नेक्स्ट वेस्पर थियरी है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, ठीक है। अब थियरी का स्टेटमेंट नहीं है तो पहला तो कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड, ये तो पढ़ा ही था। लोन पेयर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो लड़ाई ज़्यादा है, तो पहला तो सही है। ये क्या कह रहा है? अच्छा स्टेटमेंट नहीं है तो पहला तो है। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज, द डेविएशन इन BA फ्रॉम नॉर्मल BA बॉन्ड एंगल इंक्रीज, ठीक। जितना ज़्यादा लोन पे रिपल्शन होगा साइड वाला एटम उतना अंदर ही तो भागेगा। लाइक अगर मैं वाटर की बात करूं तो यहाँ क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं तो दोनों हाइड्रोजन ज़्यादा ही अंदर भाग जाते हैं, है ना। अमोनिया में क्या होता है? 1 लोन पेयर होता है तो बाकी 3 हाइड्रोजन जो है वो भागते तो है लेकिन इतना नहीं, ये रिपल्शन इतना नहीं है जितना ये है, तो ये जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ये अंदर आएगा, है ना। तो ये भी ठीक लग रहा है। फिर अब ये क्या बात हुई? लोन पेयर और ऑक्सीजन इन वाटर इज 1, तो अभी तो 2 दिख रहा है और अमोनिया में कितना दिख रहा है? 1, तो ये तो वैसे ही गलत है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर जीनॉन फ्लोराइड और जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जीनॉन के सारे स्ट्रक्चर कहाँ से आए? वेस्पर थियरी से, तो ये तो सही, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वाटर में 1 लोन पेयर है और अमोनिया में 2 लोन पेयर है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, y एंड z? फटाफट बैलेंस करेंगे, रेडॉक्स है, बैलेंस करके बताने। बेसिक मीडियम और है, देखो पहले क्या करना, I2 से IO3 माइनस, सिंपल मैथड जो तुम एग्जाम में यूज करते हो। देखो I2 से क्या बना? IO3 माइनस। पहला काम बोलो क्या करो? I2 है, उधर I कितना है? 1 है, तो उसके आगे ट्वाइस कर दूँ क्या? ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, तो यहाँ वाटर कितने जाएंगे? 6, तो यहाँ 6 वाटर गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12, है ना, तो यहाँ HIN कितने लगेंगे? 12 HIN। लेकिन मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में दोनों साइड क्या जाता है? OH माइनस, तो उधर 12 OH लगेंगे, ठीक है, और इधर भी क्या लगेंगे? 12 OH माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 12 H और 12 OH वाटर बन गए। कितने वाटर बने? 6, सॉरी 12 वाटर बने और यहाँ वाटर कितने? 6, तो काट दूँ, इन दोनों का मतलब 6 वाटर है, सही है। 12 H, 1 H और 1 OH क्या होता है? वाटर, तो 12 HIN 12 OHIN क्या हो गया? 12 वाटर, तो 12 वाटर 6 वाटर काट दो तो उधर 6 वाटर ही तो बचे। और अब मुझे क्या चाहिए? चार्ज, तो यहाँ तो है माइनस का 12, यहाँ कितना है? 2, तो यहाँ इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब अगली इक्वेशन, तो अगली में क्या है? I2 से क्या मिल रहा है? I माइनस, ठीक है, तो यहाँ तो ज़्यादा झंझट है नहीं। I2 से मिल रहा है I माइनस, I कितने? 2, तो ट्वाइस कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन 1 क्यों? 2 है ना, तो 2, लेकिन लास्ट में कटने भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, तो 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब ध्यान से देखो, 5 I2 इधर और 1 I2 इधर, कितने हो गए? 6, तो I2 जो पूछा है वही निकालना। जैसे पूछा x मतलब I2 निकाल दो। OH माइनस, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कितने? 12, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसको 5 से, तो मैं कहूँगी OH माइनस तो 12 है। और तीसरा क्या पूछा इसने? इसने पूछा I माइनस बताओ, तो I कितने हैं? 5 से मल्टीप्लाई कौन करेगा? 10, I माइनस कितने हैं? 10, ठीक है। मैं प्रोडक्ट मैं सिर्फ इसका x, y और z ढूंढ रही हूँ, पूरी दोनों बैलेंस करने बैठेंगे, ऑलरेडी लेट हो गए, ठीक है। अब बताओ 6, 12 और 10, 6, 12 और 10 आधा कर दें? 3, 6 और 5, हाँ, तो 3, 6, 5 यानी कि थर्ड, ठीक है। यूँ नहीं 6, देखो अब यूँ मत करना, 6 पढ़ते ही तुम 6 कर दो, आगे कौन सॉल्व करे? यहाँ थोड़ा गलत क्या आ गया ना, तो 6 तो इधर भी है ना, और यहाँ तो यही नहीं, तो अपने को लगता है हाँ पहले आते ही आ गया,
लेकिन शॉर्टकट भी हो सकता है उसका, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। एक और मेथड है, उससे जल्दी आ जाएगा, पर तुम्हें ये याद रहता है इसलिए मैंने ये बताया। XeO2F2। अब देखो XeO2F2 में तुम्हें कुछ नहीं करना, जीनॉन इनर्ट गैस है क्या, तो इनर्ट गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं ना। अब तुम्हें XeF2 सबको याद है, पी ब्लॉक में पढ़ा था भाई, Xe में XeF2 ऐसा होता है, F और F, ठीक है। अब इसके पास 8 होते हैं, 2 तो यूज हो गए, पीछे बचे 6, तो हम लोन पेयर यही सेट करते हैं, 1 2 और 3, तो 1 तो है ही। अब इधर लोन पेयर की जगह ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड, और इधर वाले की जगह भी क्या करेगा? डबल बॉन्ड। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ये ऊपर ही रखना है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा इधर ही रहेंगे एक्सियल डिस्टेंस पे। F2 ऊपर नीचे आना चाहिए बस, बाकी तो टेंशन ही नहीं है ना, तो बस आपको क्या ही देखना है, सेकेंड आंसर ठीक है। आगे बढ़ो फटाफट, होमोलोगस ढूंढना है। होमोलोगस, एक ही फैमिली। देखो पहला ऑप्शन देखो, ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, तो ये एक फैमिली नहीं है। फिनॉल अलग होता है भाई, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बोल दो, ये थोड़ा ना, ये अल्कोहल है। बी ऑप्शन, ये अल्कोहल है और वो ईथर है, मतलब ये फिनॉल से और ये ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग है। होमोलोगस मतलब मीथेन का अगला ईथेन, या मीथेन ईथेन प्रोपेन कुछ भी हो, लेकिन फैमिली वही होनी चाहिए, तो 2 तो गलत है। और बोलो फोर्थ, क्यों भाई? ये एसिड है, ये एस्टर है, ये एसिड है और वो एस्टर है, ये तो बहुत ज़्यादा फर्क है। ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है। अब मेंबर तो आगे ऊपर नीचे हो ही सकते हैं ना, मिथाइल लग गया उससे क्या मतलब है? फैमिली तो एक ही है ना, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल। होमोलोगस मतलब नेक्स्ट मेंबर, होमोलोगस जिसमें CH2 का फर्क होता है। मीथेन से इथेन में आओ, CH4 और C2H6 किसका फर्क है? CH2 का, तो यहाँ पे भी CH2 का ही तो फर्क है, और फैमिली तो एक है ना कम से कम, ये तो आंसर सी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, थर्ड, 2 बार निकालना है। देखो H3PO2 एक बार तो H3PH3 में कन्वर्ट हुआ है और एक बार H3PO3 में कन्वर्ट हुआ है। देखो इक्विवेलेंट वेट के लिए पहले n फैक्टर निकालना है। H3PO2 है, पहले किस में बदला? PH3 में। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 3 हाइड्रोजन का 3, फॉस्फोरस का X, एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2, तो 2 ऑक्सीजन -2 × 2, तो X बराबर कितना आया? 1 आया, ठीक है। PH3 में P को X मान लूँ, 3 हाइड्रोजन +3, तो X बराबर कितना आया? -3। तो 1 से -3 कितना चेंज हुआ? 1 से -3, पहले 1 से 0, फिर 3 स्टेप उतरोगे ना, 1 से -3 कैसे चले जाओगे? लिफ्ट में हो तो 4 का फर्क आया, तो n फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 4। तो इक्विवेलेंट वेट होता है वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ तो ठीक कह रहे हो तुम m/4, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, एक बार तो ये इसमें बदला और एक बार किस में बदला? H3PO3 में। तो H3PO2 था, बदला किसमें? H3PO3, तो यहाँ तो मेरे पास वही है 1, यहाँ कितना है? 3 + x - 6, तो x बराबर कितना आया? 3 हुआ ना ये। तो इस बार कितना चेंज आया? 2 का, 1 से 3 कितना चेंज आया? 2 का। तो मैं कहूँगी इस बार इक्विवेलेंट वेट है m/2। तो अब दोनों को ऐड करो, क्योंकि चीज़ तो एक ही है, H3PO2 है ना, तो m/4 का फर्क तो पहले आया और m/2, तो कितना हुआ? 1/4 और 1/2, 3/4 हुआ, सेकेंड ऑप्शन 3m/4, 1/4 और 1/2 करना है ना, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बता दोगे फटाफट। ऑप्टिकली एक्टिव जल्दी ढूंढो, ऑप्टिकली एक्टिव तो समझते हो ना, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से, बोलो डबल बॉन्डेड तो चाहिए ही नहीं। सेकेंड में देखो, एक तरफ मिथाइल, इथाइल, H और OH, तो मैं कहूँगी चल जाएगा, H है, OH है, मिथाइल है, इथाइल है, इतना तो चला लेंगे। तो आपका आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। बाकी तो हुआ नहीं, देखो 2 H है, 2 मिथाइल है। नेक्स्ट,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है ना। देखो O2 बना ही लो, वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। देखो O2 क्या था, O और O, तो मैं 1s2s 1s2 2s2 2p4, और यहाँ पे भी क्या है 1s2 2s2 2p4, 16 और उससे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो ये होता है 12 21 2 1 1 2, 12 21 हुआ ना, 2 1 और क्या आएगा 1 2, सही है ना। अब बोलो 2p4 2p4 टोटल कितने आए, 8 हुआ ना टोटल, तो 8 भर दो, 2 4 5 6, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आपका पहला तो था 21 21 और बाद में 12 21 मतलब पहले 1 2 बनाना है, ठीक है। 1 2 और 2 और 1, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब बोलो 2 1 1 2 टोटल कितना है 8 है ना, तो आपने भर दिया 1 2 फिर 3 4 5 6, अब कितना आया 7 और 8, तो ये तो स्टार वाले है ना भाई, है ना। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पढ़ा था ना ये तो एमओटी में, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऑक्सीजन क्या है पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक की वजह क्या है, बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। ये वाले तो बॉन्डिंग वाले होते थे, ऊपर वाले क्या होते थे एंटी बॉन्डिंग, तो हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई आंसर हो तो ढूंढ लो। फोर्थ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2p z होता है, और पाई वाला क्या था पाई 2px पाई 2py, और ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, तो हम कहेंगे ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड। हाँ 12 21 16 और उससे ज़्यादा वाले में ये होता है, ठीक है। तो बस मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। हाँ ये भी रेडॉक्स का है। देखो KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड, KMnO4 कितना चाहिए अगर तुम्हारे पास 1 मोल FeC2O4 है और उसको ऑक्सीडाइज करना है। एसिडिक मीडियम है क्या, हाँ, तो पहले तो याद रखो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा Mn+2। अब बैलेंस करो, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, वहाँ कितना है, नहीं है ना, वाटर डालो कितने, 4 वाटर डाल दी, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन पहुँचा दिए, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस कर लें, बोलो कितना, यहाँ 2 है यहाँ 7 है प्लस का, तो 7 को कम करो, 2 कैसे लाओगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, तो आप बताओगे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दी, तो 1 मोल MnO4 माइनस को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन मुझे छुड़वाने हैं किससे, फेरस ऑक्सीलेट। अब देखो एसिडिक मीडियम में फेरस तो कन्वर्ट होता है फेरिक में, बैलेंस करो, +2 से +3 क्या करो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़, और ऑक्सीलेट किस में कन्वर्ट होता है CO2 में, ऑक्सीलेट किस में कन्वर्ट होता है CO2 में, तो CO2 तो इसका बन गया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2, तो ये दोनों मिलके 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं और उसको अकेले को कितने चाहिए 5, तो मैं क्या करूं बराबर कैसे करूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, है ना, क्योंकि दोनों मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है ना, बीच अकेले को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम दोनों 3 ला रहे हो तो हम करें क्या, है ना। तो अब देखो 3 मोल तो आया KMnO4, सही है, और 5 मोल क्या आया फेरस ऑक्सीलेट, तो अगर ये 3 लोगे तो ये 5। अब क्वेश्चन में आ जाओ, फेरस ऑक्सीलेट कितना है 1, मतलब इसका 1 कैसे बनाओ, उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो अगर इसको 5 से डिवाइड किया तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, तो बोलो है क्या आंसर, नहीं है। 3/5 कितना होता है, 3/5 कितना होता है, हाँ पहले ही देख के 5/3 मत कर देना कि मैंने गलत कर दिया होगा। 3/5 पूछा है ना, किसके मोल पूछे KMnO4 के पूछे है ना,
है ना, इधर 1 होता तो वो तुम्हारा 5/3 हो जाता। ध्यान रखना किसके पूछे, ठीक है। ये भी रेडॉक्स से था। आर ये उस दिन सिखाया था तुम्हें सिखाया था, ठीक है। देखो कैसे करोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करना था। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, मोलर मास से, एटॉमिक मास से, ठीक है। ये CH3 और H। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है परमाणु भार पर आधारित, एटॉमिक मास पर वेट। सबसे हल्का कौन है, H, उसके बाद CH3, ठीक है। अब COH और C, पहला C है, कैंसल, वेट बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्डेड क्या है, ऑक्सीजन, तो O भारी है C से, तो COH की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे, C6H5। तो मैं कहूँगी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से चलूँ तो COH नंबर 1 है, फिर फिनाइल है, फिर CH3 है, और फिर ये। तो चलो कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो R होना चाहिए, लेकिन चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो आंसर बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा S। तो मैं कहूँगी तो S है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। सही है, सिखाया था उस दिन। इसको देखो, सेकंड वाले को पकड़ो, तो ये बना रही हूँ, वापस देखना। C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एक एटम में कंपेयर करना है, ठीक है। इधर है CH2OH, फिर इधर है CH3, और ऊपर गया है साइनाइड। तो देखो पहला एटम तो सबका C है, तो वेट बराबर है ना। अब इसके ट्रिपल बॉन्डेड 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 सिंगल बॉन्ड मान लो, लेकिन अगला एटम तो कार्बन है। और इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, यानी C के बाद क्या आ रहा है, N, तो ये भारी है, तो इसका प्रायोरिटी 1, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्डेड के बाद 3 कार्बन तो है, यहाँ सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो फिर ये भारी, ठीक है। फिर ये तो 3 बार हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो आ ही गया, तो ये, और ये 4th। तो अब ये क्या पढ़ने में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मतलब R, ठीक है। लेकिन R तब मानेंगे जब ये जो चौथा ग्रुप है ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। अगर चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आपके R का S वैसे ही हो जाएगा। तो दिखने में R है, इसका मतलब ये S है, तो भाई ये तो S है, तो मेरा आंसर नहीं है। पूछा क्या इसने, R कौन सा है, तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। अब यहाँ आ जाए तो देखो OH, पहला एटम ही भारी लग गया, OH, CH2OH, दिमाग लगाओ, H, और CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH। अब सोचो सबसे नंबर 1 OH, 1 नंबर। अब देखो C के बाद H, C के बाद O, तो फिर ये 2, और ये हो गया 3, और ये 4, ठीक है। आपको 1 2 3 चलना है, 4th को नहीं देखना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये S है, लेकिन 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। तो ये मुझे S दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, R, तो ये मेरा आंसर सही है, उसको अपने आप ढूंढ ही लोगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा जल्दी, मैक्सिमम लुईस एसिडिक कैरेक्टर बोलो, मैक्सिमम लुईस कैरेक्टर BF3। देखो इसमें सोचने का तरीका ही उल्टा रहता है बच्चों का। BF3 में क्या है, तो आपको लग रहा है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फ्लोरीन ने क्या किया, आतंक मचा दिया, बोरोन को तंग कर दिया, और ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एसिडिक। लेकिन अभी आप नहीं सोच रहे हो, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, और बोरॉन का sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है ना, बोरॉन के पास एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली, तो ये बैक बॉन्ड नहीं, ये लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है ना। अब ये डोनेट करेगा तो फ्लोरीन का 2p, और यहाँ पे भी क्या है 2p, तो एक ही फैमिली, एक जैसी साइज हो तो आराम से डोनेट हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा 2p। लेकिन यही चीज़ तुम आयोडीन में सोचते तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5p, और यहाँ क्या 2p, तो ये कहाँ डोनेशन पॉसिबल है, नहीं। तो अगर ये इसको डोनेट कर देगा तो इसके थोड़ी शांति हो जाएगी। तो ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है जो तो आपको दिख रहा है। मोस्ट एसिडिक कौन है, Bi3, क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक है Bi3, गड़बड़ नहीं करोगे। चलो नेक्स्ट, द सैंपल डज नॉट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ सोडियम एटम एज देयर आर सोडियम एटम्स इन 5.3 grams ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, इसमें कितने सोडियम एटम है, गिने
5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। मोलर मास कितना होगा? देखो गिवन मास कितना है 5.3, मोलर मास Na का 23 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये आएगा 106। ठीक है, तो ये आया 106, तो 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 या 1/20 कर दूं, 1/20 मोल। इतना सही। अब मुझे बताओ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें क्या पूछा है? सोडियम एटम ही तो पूछे है ना। तो सोडियम कार्बोनेट अकेले में कितने एटम है? 2। तो अगर ये 1/20 मोल है, अगर ये 1/20 मोल है तो इसमें एटम कितने हैं? 1/20 इंटू 2 Na। सही है ना। 1/20 मोल हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? Na से, लेकिन मैं अकेले में तो मुझे 2 नजर आ रहे हैं, तो ये कितना हुआ 1/10, मतलब मेरे पास तो 0.1 Na है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जितने हैं, मतलब इसमें जितने हैं उतने के उतने किसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो 4 ग्राम NaOH, तो मोल निकालो। 4 ग्राम NaOH के मोल कितना हो गया? 4/40 है ना। 4/40 तो क्या हो गया? मोल। और सोडियम एटम निकालना है, तो Na कितना हुआ? 4/40 कितना? 1/10 ही हुआ, तो 1/10 Na, तो ये तो सेम दिख रहा है, तो इसमें तो उतना ही। 5.85 ग्राम NaCl, तो ये भी वही दिख रहा है 5.85। मोलर मास कितना है? 58.5, उड़ा दो पॉइंट, कितना आएगा? नीचे एक 0 और आ जाएगा, तो ये तो 1/10 मोल, और NaCl में तो एक ही Na है ना, तो इतने एटम्स हो जाएंगे, तो ये तो सेम है। पहला में सेम, दूसरे में भी सेम। 0.25 मोल Na2SO4, तो या तो मोल ही दे रखे, मोल कितने? 0.25 मल्टीप्लाई विद Na, और एक में कितने हैं? 2, तो ये कितना आ रहा है? ये तो 0.5 आ रहा है, मुझे तो 0.1 चाहिए था, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। चौथा ढूंढ लोगे अपने आप, चेक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बोलो पोलर। देखो पोलर बताना है। SiF4 टेट्राहेड्रल है क्या? टेट्राहेड्रल कभी भी पोलर नहीं होता है, क्योंकि म्यू क्या होता है? 0। भाई इन दोनों का कैंसिल, ऊपर नीचे भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर एटम सेम है तो टेट्राहेड्रल की पोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 0। BF3 ये होगा, भूल गए तुम? BF3, इन दोनों का रिजल्टेंट पोलैरिटी बीच में, इसका ऊपर, तो म्यू कितना हो गया? 0। तो ये पोलर नहीं है, ये भी पोलर नहीं है। XCF4 ये होगा। अब तीसरा ऑप्शन XCF4, देखो 4 तो बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ये ऐसा ऑक्टाहेड्रल सेट होता है, और इसमें 2 लोन पेयर, तो ये तो सब एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए, देखो है ना। ये क्या करेगा? ये इधर खत्म, ये इधर, और इसके सामने इधर खत्म, एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे। अच्छा अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या बचा? SF4। अब SF4 टेट्राहेड्रल नहीं है, सीसो ज्योमेट्री सिखाया तुम्हें। देखो SF4 में आप लोन पेयर नहीं पकड़ पा रहे हो, एक लोन पेयर है, इधर रखना है, ये कैसे खत्म होगा? ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल की विकृत है ना, तो ये पोलर है, क्योंकि इसका म्यू 0 हो ही नहीं सकता, लोन पेयर भी है। ठीक है, तो 3 बार तुम्हें म्यू मिलेगा 0, लेकिन यहाँ तुम्हें म्यू 0 नहीं मिलेगा, तो सही उत्तर है SF4। ठीक है, बना लो उसको।
So next question, an organic compound is composed of 4.58% hydrogen, 40.92% carbon and 54.50% ऑक्सीजन। तो 3 एलिमेंट है हमारे पास। एक तो है क्या है, पहले हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। मैं ऐसे लिख देती हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन तो 40.92 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना है 4.858 ग्राम्स में ले लेते हैं, और ऑक्सीजन कितना है 54.50 ग्राम्स। ठीक, ना मोल निकाल दो, तो भाई मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो 40.92 को 12 से डिवाइड कर दो, 4.58 को तुम 1 से डिवाइड कर दो, और इसको तुम 54.50 को, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, इनसे डिवाइड कर दो। तो ये तो 4.58 है, यहाँ डिवाइड करो 40.92 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आया 3.41। ठीक है, और 54.50 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका आया 3.4। ठीक है, तो लमसम सेम ही है। अब देखो सिंपल रेशियो वहाँ लिखा है, सिंपल रेशियो मतलब जो सबसे छोटी डिजिट है उसको तीनों में डिवाइड कर दो। तो भाई ये मेरे पास 3.40 है, 3.40 से डिवाइड कर देती हूँ। 4.58 है, इसको 3.4 से डिवाइड कर देते हैं, और ये भी कितना है 3.4, ये 1 है ना, 3.40 3.40, तो ये तो 1 है, ये भी 1 है। 4.58 को तुम क्या करो 3.40 से डिवाइड करो, तो 4.58 डिवाइडेड बाय 3.40, तो ये बैठ रहा है तुम्हारा 1.34। ठीक है भाई, चेक कर लो। 54.5 तो ऑक्सीजन था, है ना, हमने 16 से डिवाइड किया है, और 8 या 36 हो गया, 16 48 हो गया। ठीक है, यही है ना। तो अब आ रहा है 1, 1.3 और 1। ओके, अब तुम्हारे पास रेशियो आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो भाई अगर ये 1 है तो ये 1.3 है, अगेन ये 1 है, डबल करूँगी तो बैठेगा नहीं, ट्रिपल कर लो, है ना। तो अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो चेक करो, कार्बन तो कितने हो जाते हैं 3 हो जाते, है ना, और 1.3 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो तुम्हारे पास ये बैठेगा 4। तो कार्बन होने चाहिए 3, है ना, और ये 1.33 मतलब 3 तो है, 0.33 का 3 टाइम्स कितना हो गया 1 लगभग बन गया। तो अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। तो ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा है, फॉर्मूला ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो सिस ट्रांस। तो भाई सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक ही शर्त है, डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड से बता रही हूँ, कि ये जो कार्बन है इस पे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। 4 अब ये भी है तो चलेगा, ये CD है तो भी चलेगा, शर्त ये है कि यहाँ ये चीज़ सेम नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तो तुम ए भी बता रहे हो, यहाँ तुम ए बता रहे हो, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, और ये भी चल जाएगा कि इधर AB है इधर CD है, ये चला लेंगे, लेकिन ये नहीं चलेंगे। अब ढूंढ लो, तो पहले ऑप्शन में देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों मिथाइल है, तो नहीं होगी GI। पूछ क्या रहा है, विल शो, हाँ तो इसमें तो नहीं होगी। ये CH2 है तो इसमें भी नहीं होगी। फिर ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक H है एक फिनाइल है, इधर H है और मिथाइल है, तो हाँ यहाँ हो जाएगी, यहाँ वापस नहीं होगी क्योंकि दोनों यहाँ तो चारों ही सेम है, तो यहाँ भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा। अब मान लो तुमने इतना नहीं पढ़ा है टॉटोमेरिज्म, चलावयता के बारे में, तो टॉटोमेरिज्म एक कंडीशन याद है तुम्हें, हमारे पास क्या होता था, एक तो इनॉल होता था, C+C, और हमने पढ़ा था एक तो इनॉल होता है, और इनॉल को हम कहते थे कि थोड़ा अनस्टेबल है कंपैरेटिवली, तो हम इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, और उसमें हम क्या करते थे, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है,
हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाता था C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो टॉटोमेरिज्म के लिए एक एल्डो या कीटो फॉर्म होना चाहिए, दूसरा इनॉल। मतलब जहां तुम्हारा C डबल बॉन्ड O कार्बन है ना, उसका पड़ोसी कार्बन sp3 होना चाहिए, है ना। डबल बॉन्ड O का पड़ोसी कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 विद हाइड्रोजन, तभी तो तुम इनॉल बनाओगे। तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि भाई C डबल बॉन्ड O है, लेकिन ये कार्बन तो sp2 है, ये भी फिनाइल sp2 है, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं। यहाँ देखो E डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है ना, मतलब ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो इसका मैं क्या ही कर लूँ। फिर यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, तो ये मेरे क्या काम आएगा, ये भी sp2, ये भी sp2, मैं नहीं शिफ्ट कर सकती, इनॉल कैसे बनाऊंगी, ऑलरेडी यहाँ डबल बॉन्ड कैसे लगाऊंगी, इधर डबल बॉन्ड है ही सही, है ना, स्टेबिलिटी नहीं आई। फिर ये C डबल बॉन्ड वही ब्रिज हेड है, तो इससे तो मैं नहीं काम चला सकती, लेकिन हाँ मैं इधर वाले से काम चला सकती हूँ, ये sp3 विद 2 हाइड्रोजन। तो अगर मुझे टॉटोमेरिज्म शो करनी है तो मेरी कंडीशन थी डबल बॉन्ड का पड़ोसी जो है वो आपका होना चाहिए sp3 विद अल्फा हाइड्रोजन या विद हाइड्रोजन, तो वो मुझे मिल गया ये, तो मैं कहूँगी ये चल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, इससे आपका काम बन जाता। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ध्यान से पढ़ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मतलब बिटवीन, तो वाटर वाटर में तो होता ही है ना, वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, और वाटर वाटर मतलब बिटवीन, तो ये इंटर है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अंतराणु। HF में भी होता है भाई, ये नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी है। फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये तो पढ़ा था हमने, स्टीम वॉलेटाइल होता है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन ये इंट्रा मतलब विदिन, एक ही अणु के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, विदिन वाला है, तो फिर ये तो चलेगा नहीं, मुझे तो इंटर चाहिए था। सो किसमें इंटर, सॉरी मुझे क्या चाहिए था, इंटर नहीं है, तो मैं कह दूंगी हाँ इसमें इंटर नहीं है, एसिडिक एसिड में तो हो गई, OH है, तो हम कहेंगे इसमें इंट्रा है, बाकी सब में इंटर है ना। नेक्स्ट, an unknown amino acid has 0.032% by weight sulfur. If each molecule has one sulfur atom only, 1 gram of amino acid has molecule. ठीक है, एक अमीनो एसिड है, पता नहीं कौन सा है ना, 20 तरह के अमीनो एसिड है, कोई एक है, ठीक है, लेकिन इसके वेट का 0.32% सल्फर है। तो देखो जो चीज़ पता है और नहीं पता है, एक तो अमीनो एसिड है, एक सल्फर है, तो मैंने लिख दिया सल्फर और अमीनो एसिड, ठीक है। सल्फर 0.032% है, मतलब अगर 0.032 ग्राम सल्फर है तो अमीनो एसिड का वेट तो 100 ग्राम है। ये तो पहली लाइन खुद ही बोल रही है कि भाई एक अननोन अमीनो एसिड में बाय वेट देखो 0.032% सल्फर है, तो सल्फर इतना है तो बाकी तो पूरा 100 है ना, तो पूरे अमीनो एसिड का वेट 100 ग्राम। तो यदि प्रत्येक अणु में केवल एक सल्फर एटम है, पूरा अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है कम से कम एक सल्फर तो मान लो, ठीक है, तो मान लो अगर ये सल्फर 1 ग्राम है तो अमीनो एसिड कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 100/0.02, और सल्फर एटम एक तो है ही, तो एक मतलब 32 ग्राम। सल्फर का वेट कितना होता है, 32 तो होता ही है ना, एक मॉलिक्यूल ले लूँ मैं तो ग्राम में ले लूँ, अगर इसका एटॉमिक मास तो 32 ग्राम तो हो गई, तो पूरे अमीनो एसिड का मास ग्राम में कितना होगा, तो मैं कहूँगी 100/0.02 इंटू 32, तो ठीक है, पॉइंट उड़ा दो तो 3 0 और आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि भाई अमीनो एसिड का मास इतने ग्राम तो होगा, है ना, समझे। एक अमीनो एसिड में 0.032 ग्राम 32% अमीनो एसिड है, मतलब सल्फर इतना है, तो 0.032 सल्फर है तो पूरा 100, क्योंकि परसेंट है। अगर ये 1 ग्राम है तो 100/this कर दिया। अब सल्फर एटम कम से कम एक तो है ही, तो एक सल्फर एटम का मास तो 32 होता है ना, और ग्राम में ले लो तो 32 ग्राम होता है, तो एक सल्फर एटम अगर 32 ग्राम है तो पूरा अमीनो एसिड इतने ग्राम है, मतलब पूरे अमीनो एसिड का मोलर मास इतना है। अब ये क्या पूछ रहा है, 1 ग्राम अमीनो एसिड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है भाई। अब मेरे पास आ गया
अमीनो एसिड का मोलर मास, अणुभार, वो है 10 की पावर 5, है ना। और मोलर मास मतलब 1 मोल। अगर इतने ग्राम अमीनो एसिड ले रही हूँ तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो बेटा 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं, Na, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब तुम्हारे पास अगर अमीनो एसिड का मास कितना है, 1 ग्राम है, तो मैंने इसको 10 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो उसको भी डिवाइड कर दो 10 की पावर 5 से, तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। भाई 1 लाख पे इतने मॉलिक्यूल्स थे, है ना। तो अगर 1 ग्राम होता तो इसको डिवाइड कर दो, इसका एक कैसे आया, 10 की पावर 5 से डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर दो, तो 23 में से 5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 18, तो 18 में आपका आंसर बैठ रहा है ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जिसको 2 बराबर पार्ट में काट लें अपन, इतनी सी बात है। अब देखो ये तो कायरेल है, कायरेल मतलब समझते ना, एक कार्बन है, इसके ऊपर एक बॉल लाल रख दूँ, एक पीली रख दूँ, एक सफ़ेद रख दूँ, एक ब्लैक रख दूँ, तो कटेगा ही नहीं, है ना। 2 बॉलों को ही काट लोगे तो 2 बॉल तो अलग है ना। तो अगर चारों बॉलें अलग अलग है, चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो वैसे ही नहीं कटेगा। फिर ये ऑप्शन है ना साइक्लोब्यूटेन, मतलब मैं मान लो एक ये ले लेते, देखो मान लो मोबाइल है ना। अब ये तो है तुम्हारे पास वेज, ठीक है, और ये क्या है, डैश। वेज मतलब एक बॉल तो ऊपर है, ऐसे प्लेन के ऊपर है ना, और एक क्या है, प्लेन के नीचे, तो काटोगे कैसे, है ना। तो हम कहेंगे नहीं, काटेंगे तो मतलब बराबर कटना चाहिए, और आमने सामने होती तो फिर भी कट जाता है, एक ऐसे दोनों ऐसे 90 डिग्री पे। अब काटो भाई, एक इधर है एक इधर है, एक बॉल यूँ होती, लाल बॉल होती और इधर भी लाल बॉल होती, तो मैं यूँ ही बॉल को ही काटते हुए चलती, लेकिन एक बॉल इधर एक बॉल इधर है, अब कैसे काटोगे, तो हम कहेंगे नहीं। अच्छा, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे, है ना। ऊपर ऊपर होती ना तब भी काट लेती हूँ, कहते मैं बीच में से काट दूंगा ना, एक लाल बॉल इधर एक लाल बॉल इधर। बात समझ में आ रही है ना, एक्चुअली पता नहीं चलता है इसमें, है ना। देखो भाई ये क्या मानते हैं इसको, स्क्वायर मान लेते, फिलहाल तो रेक्टेंगल है पर इसको वर्ग मान लो, स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, यूँ काट लो चाहे यूँ काट लो, कैसे ही काट लो। अब एक लाल बॉल इधर है एक लाल बॉल ऊपर है, तब भी तुम कहोगे काट दो ना, एक इस हिस्से में आएगी एक हिस्से में आएगी, ठीक है। अब एक लाल बॉल ऊपर है प्लेन के और एक लाल बॉल सामने, है ना, क्रॉस में, तब भी तुम कहोगे बॉल को ही काटते हुए चलो, तो भी कट जाएगा। लेकिन एक लाल बॉल इधर है, तुम्हें समझ में आ रहा है, अपनी कॉपी ले ऐसे बनाओ, एक लाल बॉल इधर है और एक लाल बॉल इसके नीचे ऐसे, अब काटो, तो ये 90 पे ना, कैसे कटेगा, यूँ कैसे काटोगे, तो नहीं कटेगा, है ना। तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो बराबर नहीं कटेगा, ये भी बराबर नहीं कटेगा, सेम सिचुएशन है, ये भी 90 पे तो ये नहीं कटेगा। अब ये देखो 3 बॉलें ऊपर है ना, दिख रहा है इसमें 3 डायग्राम में, तो देखो ऐसा है, 3 बॉलें तो ऊपर है, सिर्फ एक बॉल जो है ना वो नीचे है, तो मैं कहूँगी अच्छा एक बॉल ऊपर है, दूसरी ऊपर है, तीसरी भी ऊपर है, चौथी नीचे है, इतना ही है ना, तो काट लो, जो नीचे और जो ऊपर है ना उसको बराबर काट लो, कट जाएगी, तो ये और ये तो ऊपर ही आएंगे, है ना, तो बराबर कट जाएगा। तो आप इन्हीं को ही काटते हुए चलो, एक ऊपर और एक नीचे क्रॉस में है ना, तो कट जाएगी। आई बात समझ में। तो हम कहेंगे हाँ देखो ऐसा चीज़ होता है ना, ये अगर ये प्लेन के ऊपर है ये प्लेन के नीचे है तो कट जाएगा, इसको यूँ मत रखो, इसको यूँ रखो, एक बॉल ऐसे है एक ऐसे है, तब तो उसको क्या बोलते हैं, इसको डायगोनली काटो, कट जाएगा, है ना। लेकिन ये ऐसे हैं 90 तो नहीं कटेगा, तो तुम्हें लगेगा ये 90 पे, तो भाई ये 90 पे, लेकिन ये और ये तो 180 पे ना आपस में, तो कट जाएगा, और बाकी 2 ऊपर ही आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें है, ये कट जाएगा, बाकी कोई भी नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए सही नहीं है, मतलब गलत है। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये तो सही है। लैटिस एनर्जी, लैटिस मतलब जब 1 मोल प्लस कैटायन 1 मोल माइनस एनायन आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते तो एनर्जी रिलीज करते, तो हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड बना है तो लैटिस एनर्जी, उसका पूरा लैटिस मजबूत है तभी तो बना है, तो ज़्यादा होती है उसकी लैटिस एनर्जी, तो लीस्ट तो नहीं होती। फिर आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं, आयन से, पानी पोलर है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन ईथर इनमें नहीं घुलते, कम घुलते हैं,
तो गलत पूछा है ना, तो भाई लैटिस एनर्जी लीस्ट नहीं होती, लैटिस एनर्जी तो ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 10 grams ऑफ Mg एंड 10 grams ऑफ ऑक्सीजन आर अलाउड टू रिएक्ट, रेजिडुअल मिक्सचर कंटेन। तो बच्चे आपके पास 10 ग्राम तो मैग्नीशियम है, 10 ग्राम ही ऑक्सीजन है, तो मैंने Mg की रिएक्शन कराई O2 से और मेरा आंसर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस ग्रुप तो ये हो गया ट्वाइस Mg और ये ट्वाइस कर देते हो, ठीक है, बैलेंस्ड है। अब इक्वेशन कह रही है कि भाई ये 2 मोल है, ये कितना है 1 मोल है, और यहाँ प्रोडक्ट कितना है तो हम कहेंगे 2 मोल है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास है 10 ग्राम Mg, तो 10/24 मोल निकाल लें, ठीक है। ऑक्सीजन कितना ग्राम है, तो ऑक्सीजन भी 10 ग्राम ही है, तो 10/32, ठीक है। तो अब सबसे पहले 10/24 को सॉल्व करो, तो भाई 10 डिवाइडेड बाई 24 ये आया 0.41, ठीक है। अब 10 डिवाइडेड बाय 32 सॉल्व करो, तो ये आया 0.31, ठीक है। और ये तो आपका प्रोडक्ट है। अब तुम सोचो अगर ये 2 है तो ये 1 ही चाहिए, मैग्नीशियम के अगर 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन कितना चाहिए 1। अब अगर ये 0.41 है तो ये आधा चाहिए, 2 पे 1 तो 0.41 पे कितना चाहिए, तो मैं कहूँगी 0.41 का आधा कर दो, 0.205 कर दो, है ना। तो भाई ये मुझे कम चाहिए, ये ज़्यादा है, तो ये हाँ 40 है ना, तो 31 है, तो ये ज़्यादा है, तो भाई ये जो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये क्या है, तो ये मेरा एक्सेस रिएजेंट है जो बच जाएगा, है ना। 2 पे 1 चाहिए, तो मान लो अगर ये 40 है तो भाई मुझे 20 चाहिए, आपके पास 31 से ज़्यादा है, तो जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट डिसाइड करता है। अब ये कह रहा है अगर मैं 2 मोल Mg काम में लेओगे तो 2 मोल MgO बनेगा, तो अगर तुमने 0.41, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा ख़त्म होगा, तो भाई ये बनेगा कितना, तो 0.41 मोल बनेगा। तो बच्चे 0.41 मोल MgO है ना, इसका मास निकालो, तो 0.41 अपॉन मास और मोलर मास, तो Mg का कितना होता है 24 और ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 16 कितना हुआ 40, तो मास जो हो गया दैट इज 0.41 मल्टीप्लाई विद 40। तो सॉल्व कर लो, 4 और 4 चौक 16, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 16.4 ग्राम तो MgO बनेगा, लमसम बता रही हूँ मैं, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें MgO 16.4 ग्राम बने, क्योंकि रेजिड्यू में ये बचेगा तो मतलब बनेगा तो सही ना, तो मतलब रेजिड्यू मतलब रिएक्शन के दौरान क्या है, तो रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट तो ही ना हर हाल में, है ना। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें आपके पास MgO आ जाए तो काम चल जाए। तो देखो MgO तो 16.6 है और मुझे ये भी पता है ऑक्सीजन बचेगा, ठीक है। तो मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँ, इतना टाइम नहीं है। तो ये देखो ये कह रहा है 10 ग्राम MgO, तो वैसे ही गलत है। 16.07 ग्राम Mg, तो वही गलत है भाई, लिया ही तुमने 10 ग्राम है तो 16 ग्राम कैसे बचेगा, तो ये वैसे ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखो 25 ग्राम MgO, तो पॉसिबल नहीं है, 25 ग्राम तो बना ही नहीं था, 16 के आसपास बना था, तो ये वैसे ही गलत है। तो ऑब्वियस है ये इतना बनेगा, तो इसके बनने के चांसेस ही तो पूछा है, तो ये इतना बचेगा क्योंकि ये एक्सेस है ना, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और सॉल्व करना चाहो तो तुम देख लो, 2 पे 1 खर्च होगा, तो 0.41 पे 0.21 मान लो लगभग खर्च हो जाएगा, तो 0.1 के आसपास बचेगा। तो 0.1 मतलब 32 ग्राम होता है, 32/10 कर दो तो 3.2 के आसपास बचेगा, तो ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट सॉल्यूबल एल्केलाइन अर्थ मैटर। अब मान लो ये तुम्हें नहीं आता, तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा था कि BaSO4 का वाइट PPT होता है, सबको पता है बेरियम सल्फेट सफ़ेद अवक्षेप होता है वाइट PPT। तो PPT कब आता है, जब कोई चीज़ नहीं घुलती है। तो मुझे पता है BaSO4 तो नहीं घुल रहा है, तो नीचे जा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घट रही है, लीस्ट सॉल्यूबल PPT, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मोस्ट सॉल्यूबल। तो ये पूरी फैमिली तो है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो MgCa, है ना। फिर क्या आएगा स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप ऐसा कुछ था ना, तो भाई ये लीस्ट सॉल्यूबल, तो ये क्या हो जाएगा मोस्ट सॉल्यूबल। तो यहाँ आंसर इसको टिक कर देना।
ज़्यादा नहीं भी पता है तो ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट पता है तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, NaOH इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग इसने NaOH बनाया। अब ये कह रहा है 4 ग्राम NaOH बनाने के लिए सोडियम कितना चाहिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखो तो कंप्लीट लिखे, ट्वाइस Na प्लस हाफ O2, आंसर Na2। और नेक्स्ट है Na2O प्लस वाटर गिव्स ट्वाइस NaOH, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूं तो भाई ये चीज़ तो गई है ना। तो अगर मुझे इस साइड 2 मोल NaOH बनाने हैं तो इस साइड मुझे 2 मोल सोडियम चाहिए। पूरा लेना ही क्यों है, जो पूछा है और जो चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, 2 मोल, 1 मोल 40 ग्राम होता है, तो 2 मोल मतलब 2 × 40, और यहाँ 2 मोल चाहिए मतलब 2 × 23। भाई 1 मोल 23 होता है ना, तो 2 मोल कितना हो गया, इतना। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये 4 ग्राम ही बनाना है, तो देखो ये 4 ग्राम कब आएगा, जब मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूंगी तो ये 4 आ जाएगा, है ना। या ऐसे कर लो, ये फाइंड करना है, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। भाई ये 2 × 40 बनाना है तो ये कितना चाहिए, 2 × 23। क्वेश्चन कह रहा है ये 4 ग्राम बनाना है तो ये कितना चाहिए, इसको क्वेश्चन मार्क कर लो, x मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 × 40x इक्वल्स टू 2 × 23 मल्टीप्लाई विथ 4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो इसको 2 × 40 से डिवाइड कर देना, ये गया, तो तुम्हारा आंसर 2.3 है ना। ऐसे करोगे तो भी आ जाएगा। वैसे ही कर लेते, 2 × 40 से 4 कब आएगा, जब इसको 20 से डिवाइड करूँगी, इसको भी 20 से डिवाइड करते तो वैसे ही 2.3 आ जाता। तो यहाँ तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट का ही है। नेक्स्ट, ऑक्साइड माइनस फ्लोराइड माइनस, ठीक है। ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, सोडियम प्लस है, Mg+2 है और एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ऑक्साइड मतलब एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 10 हो गया। फिर फ्लोराइड, फ्लोरीन 9 और एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 10 हो गया। तो सब में 10 10 है, तो आयोनिक रेडियाई। तो देखो वैसे तो शॉर्टकट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में एटॉमिक साइज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात चल रही है तो एटॉमिक साइज नंबर ऑफ प्रोटॉन के इन्वर्स होती है। शॉर्टकट तो तुम्हें ऐसे करना था, और वैसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और क्वेश्चन में भी लिखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसा क्यों, तो देखो ऑक्साइड में 8 प्रोटॉन है और खींचना 10 इलेक्ट्रॉन को है, और वहाँ Al+3 में ढूंढो तो भाई यहाँ 13 प्रोटॉन है, खींचना 10 इलेक्ट्रॉन को है। तो दिख ही रहा है 13 जने मिलकर 10 को अट्रैक्ट करेंगे तो छोटा माना जाएगा ना। तो प्रोटॉन जितने ज़्यादा एटॉमिक साइज उतना कम। तो देखो ऑक्सीजन -2 से फ्लोरीन तक बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कंटिन्यूसली ग्रेजुअली क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज घटेगा। तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O-2 टू Al+3, लगातार सार्थक क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं साइज घट रहा है, ठीक है। An element X reacts with oxygen to form a compound X2O3. If the atomic mass of X is 91.5, the equivalent mass of X, ठीक है। अब एक तो एलिमेंट X है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों मिलके X2O3 बना रहे हैं। तो 9th क्लास में पढ़ा था ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब X तो +3 है और ऑक्सीजन -2 है, और ये 2 इधर आएगा, ये 3 इधर आएगा, तभी तो X2O3 बना है, ठीक है। अब इक्वलेंट मास पूछा है, तो बच्चे इक्वलेंट वेट तुल्यांकी भार क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, है ना। तो एटॉमिक मास m मान लेती हूँ। अच्छा 91.5 दिया है ना, तो एटॉमिक मास है 91.5 और वैलेंसी कितनी है 3, तो 90 का 1/3 कर लो, 30 और 5 आ जाएगा 30.5 के आसपास। तो करेक्ट आंसर ये बैठेगा 30.5, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, सिंपल है। आगे बढ़ो। लोवेस्ट IP हैलोजन इनर्ट गैस, ये तो बच्चे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
तो एटॉमिक साइज घटता है और आईपी बढ़ता है ना। तो लोवेस्ट आईपी, तो आईपी इधर वालों का लीस्ट होता है क्योंकि ये मेटल है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, पहले एल्केली मेटल, फिर एल्केली अर्थ मेटल, समूह 1 क्षार धातु, समूह 2 क्या होता है, क्षार मृदा धातु। हेलोजन इनर्ट गैस ये तो ज़्यादा होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। तो क्षार धातु है ना, एल्केली मेटल, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4। क्लियर। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी ध्यान रखना, नाम ही है बस। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ डाईवेलेंट मेटल इज W। अब देखो डाईवेलेंट मेटल, डाईवेलेंट मतलब 2 वैलेंसी, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 2 है। तो अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। यहाँ वैलेंसी कितनी है, 2। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट कितना है, W। तो एटॉमिक मास कितना है, तो मैं कहूँगी मेटल का एटॉमिक मास 2W है। देख के ही लग रहा है मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना है, 2W। अब इसके क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा, तो मेटल तो M+2 है, क्लोराइड क्या है Cl-। तो मैं कहूँगी कंपाउंड तो ये है MCl2, समझे ना। द्विसंयोजी मेटल, मेटल की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड तो मुझे पता है Cl-1 होता है, तो कॉम्बिनेशन MCl2 है। अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट W है, इक्विवेलेंट वेट कितना है, W है ना। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो एटॉमिक मास 2W। तो MCl2 का मोलर मास निकालो, तो M का तो 2W, Cl का 35.5 मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2W प्लस 71। तो 2W प्लस 71 मतलब ऑप्शन C करेक्ट आंसर। नेक्स्ट न्यूट्रल ऑक्साइड, ये तो बच्चों तो मैं कितनी बार सिखाया है, फिक्स है, याद रखो। न्यूट्रल होता है कोनो नहीं, CONO, वाटर भी हो सकता है, लेकिन अब वाटर तो है नहीं फिलहाल, CO, ठीक है, ये याद रखना है न्यूट्रल ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग प्रोसेस। 4 प्रोसेस है, करेक्ट स्टेटमेंट। देखो पहले तो Cl था, इससे Cl- बना, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मिलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और Cl- है, इससे Cl बना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी मतलब Cl- से Cl बना, तो इसने कहा है कि चलो IE है, ठीक है, मान लेते हैं IE है। तो पूछा क्या है इसने, Cl से Cl+ बनाया है, ये भी IE है, Cl+ से Cl2+ बनाया है, ठीक है, सबको IE बोल दिया। तो सेकंड प्रोसेस की एनर्जी और फर्स्ट की बराबर है। तो देखो सेकंड और फर्स्ट प्रोसेस उल्टा है क्या, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, मान लो मैंने Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और मुझे 100 जूल एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो जब मैं Cl- से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहूँगी, तो उसने 100 दी थी, तो वापस 100 तो देनी पड़ेगी, है ना। जितना खर्चा करके लाए हो कम से कम उतने में तो बेचनी पड़ेगी उस चीज़ को, तो हम कहेंगे हाँ। तो पहले प्रोसेस की एनर्जी और दूसरे प्रोसेस की क्या होगी, बराबर, खाली साइन चेंज होगा। तो लिख ही रहे ना, E मतलब मिलती है एफिनिटी, और IE मतलब देनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे ओके, दोनों एनर्जी बराबर है, खाली साइन का फर्क है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। तो ये थे आपके अच्छे क्वेश्चंस जो नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। CUET वाले बच्चे भी इसको करें, है ना, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉम्पिटिशन में थोड़ा आपको हेल्प रहेगा, पैटर्न आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस पैटर्न से हमें क्वेश्चन बिठाने। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, नए नए पैटर्न के क्वेश्चन है ना। तो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।